हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माइका स्टडी व्लॉग। सो ये लास्ट पार्ट है मॉड्यूल 3 एंड 4 का। तो हम अगले वीडियो से मॉड्यूल 5 एंड 6 स्टार्ट करेंगे। तो ये लास्ट पार्ट है, तो हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 3 एंड 4। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या हम आज रिड्रेसल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पूरे स्लाइड में जो मैं आपको जितना आज पढ़ाऊँगी वो पूरा हम रिड्रेसल सिस्टम के ऊपर पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है लिमिटेशंस वाइल डीलिंग विद कंप्लेंट्स। तो क्या क्या लिमिटेशंस होती है अगर आप कंप्लेंट्स के साथ डील करते हो, क्योंकि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जब कंप्लेंट्स होती है तब उसको कैसे लॉन्च करते हो। इस कोर्स में कौन कौन सी कंप्लेंट्स है जो कि सेबी हैंडल करती है, कौन कौन सी कंप्लेंट जो कि सेबी हैंडल नहीं करती है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो, तो आपकी नॉलेज हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि कह रहा है वो ये है, जनरली द एंटिटी रिस्पॉन्स टू द कंप्लेंट विद इन few days after the receipt of complaint. However, the redressal of complaint may be delayed due to various reasons like non-receipt of satisfactory reply, or from the entity non-receipt of information or document which is sought by the entity or the SEBI from the investors, matter, entity not traceable or vanished companies etc. तो देखो क्या है कि जो स्कोर है, जो मतलब एंटिटी है स्कोर, वो आपकी कंप्लेन को कुछ दिनों में रिस्पॉन्स कर देती है। लेकिन कभी कभी जो रिड्रेसल होता है कंप्लेन का वो डिले हो जाता है। यहाँ पे रिड्रेसल मतलब क्या होता है, मतलब है रेमेडी, या कि जो भी आपने कोई भी किसी ने कोई रॉन्ग चीज़ की है तो उसमें जो रेमेडी लगती है उसको हम रिड्रेसल कहते हैं। रिड्रेसल एक लीगल वर्ड है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो आगे। तो आप जब कंप्लेन की कोई रेमेडी और कुछ मतलब देते हैं तो डिले हो जाता है। क्यों हो सकता है कि आपको सेटिस्फेक्शन रिप्लाई नहीं मिला होगा एंटिटी से, या इन्फॉर्मेशन नहीं है, या डॉक्यूमेंट जो कि एंटिटी ने सॉर्ट किए हैं, या सेबी ने इन्वेस्टर से, या कोई कोर्ट का मैटर है, या एंटिटी गायब हो गई है, या वो ट्रेसेबल ही नहीं है, क्यों पता ही नहीं कि कहाँ गई है। तो इस तरीके से हो सकता है। दूसरा हो सकता है जिसमें सेबी के हाथ में कोई पावर ही नहीं है कि वो आर्बिट्रेटर एज अ आर्बिट्रेटर एक्ट करे। देखो, इन सर्टेन अदर केसेस व्हेन द एंटिटी और कंपनी डिनाइज रॉन्ग डूइंग and it remains unclear as to who is wrong and whether any wrongdoing occurred at all. If this happens, SEBI cannot act as a judge or an arbitrator and force the entity or company to resolve the complaint. However, SEBI takes action against the entities or the directors of such company on the grounds of their unsatisfactory redressal of large number of investors. देखो क्या होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जब कंपनी बोल देती है कि हमने कोई गलत काम किया ही नहीं है, और मतलब क्योंकि देखो क्या होता है कि जब सेबी के पास आप कंप्लेन लॉन्च करते हो तब क्या होता है कि दोनों कंपनी और उसको जिस इन्वेस्टर ने कंप्लेन लॉन्च की उन दोनों को बुलाया जाता है, और फिर एक 1-to-1 टॉक होती है। ठीक है, तो उसमें ये अगर कंपनी बोलती है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है और जो इन्वेस्टर बोले कि उसने किया, तो ये क्लियर नहीं रह पा रही कौन गलत है और कौन सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस चीज़ में जो सेबी है वो एज अ जज और एन आर्बिट्रेटर एक्ट नहीं कर पाती है। कंपनी और जो भी एंटिटी या कंपनी है जिसके ऊपर इन्वेस्टर ने बोला है कि ये कुछ गलत कर रही है, उनको ही रिजॉल्व करनी पड़ती है कंप्लेन। लेकिन ये होता है कि अगर कोई एक इन्वेस्टर बोले तो कंपनी रिजॉल्व करती है। नहीं, अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं और वो एक ही कंपनी के बोल रहे हैं कि इसी कंपनी ने हमारा शेयर्स हमसे ले लिए लेकिन हमें पैसे नहीं दिए, तो अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स अगर बोल रहे हैं कि यही कंपनी है, तो तब सेबी कोई लीगल एक्शन ले सकती है उस एंटिटीज़ और डायरेक्टर्स के ऊपर, जो भी अगर वो मतलब अच्छे से रिड्रेस नहीं कर पाते हैं इन्वेस्टर्स के कंप्लेंट्स को। तो देखो, अब ये है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एट एक्सचेंज। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, स्टॉक एक्सचेंज हैव बीन एडवाइज टू रिड्रेस द कंप्लेंट विद इन
15 डेज़। तो जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसको ये एडवाइस किया गया सेबी से कि आप जो भी कंप्लेंट आई है कोई भी इन्वेस्टर से, तो आप उसको एक रेमेडी या उसमें जो भी आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत है तो उसके अगेंस्ट जो भी रूल्स हैं या कोई पॉलिसी है वो आप लोगे, और विद इन 15 डेज़ ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब जो कंप्लेन है वो रिड्रेस हो जानी चाहिए। और ये एक होता है, ये प्रोसेस है कि क्या क्या कि जो कंप्लेन है वो कैसे रिड्रेस होती है। तो ये क्या लिखा है, इन्वेस्टर्स सर्विस रिड्रेसल प्रोसेस। तो जो भी इन्वेस्टर्स के रिड्रेसल प्रोसेस वो कैसे होते देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये एक लिखा हुआ है कि ये एज पर सेबी सर्कुलर नंबर CIRMRDICC 30/2013 डेटेड September 26, 2013। तो ये आई थिंक सर्कुलर था जिसमें पूरा बताया था कि इन्वेस्टर्स का सर्विस रिड्रेसल प्रोसेस क्या होता है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप इन्वेस्टर हो, इसने क्या किया है, इसने एक कंप्लेंट फाइल की है NSE ISC सेंटर में, ठीक है। तो NSE ISC का क्या है, उसने रिसीव किया है एक कंप्लेंट जिस इन्वेस्टर ने जो की है। फिर वो जो भी ट्रेडिंग मेंबर होता है वो फिर उस इशू को एनालाइज करता है कि जो भी इन्वेस्टर ने रेज़ किया है, और ये किससे जब एनालाइज करने का तो किससे बात करता है, ट्रेडिंग मेंबर से जो भी उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में थे। और फिर जो ट्रेडिंग मेंबर जो आपको बोलता है, जो उसको NSE ISC सेंटर को जो भी रिप्लाई देता है ट्रेडिंग मेंबर, फिर वो उसको फॉरवर्ड किया जाता है। फिर उसके बाद वो सेम चीज़ वही जो सेम रेस्पॉन्स जो कि एनालाइज हुआ था ट्रेडिंग मेंबर से, वो इन्वेस्टर्स को फॉरवर्ड किया जाता है। और फिर अगर इसने सही, ट्रेडिंग मेंबर ने सेटिस्फैक्ट्री मतलब सेटिस्फेक्शन वाला रिप्लाई दिया है तो इन्वेस्टर्स ठीक है, अगर नहीं दिया तो क्या करता है, अगर इन्वेस्टर्स नहीं है सेटिस्फाइड तो क्या करता है, वो ये कोशिश करता है वो ना, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में क्या है कि 15 डेज़ में आपको कंपनी को रिड्रेस करना पड़ता है। तो अगर नहीं होता है तो वो एक IGRP मीटिंग होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें IGRP पैनल बैठते हैं जो कि क्या करते हैं कि जो भी इन्वेस्टर है उसको बुलाया जाता है, और साथ में जो कंपनी के अगेंस्ट आपको फाइल की है आपने कंप्लेन, उनको बुलाया जाता है कि ताकि कोई सॉल्यूशन निकल पाए। अब फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जो भी IGRP ऑर्डर देता है उसका एग्जीक्यूशन होता है, चाहे वो इन्वेस्टर्स के फेवर में हो चाहे ट्रेडिंग मेंबर के फेवर में हो, ठीक है। फिर और अगर आपको लगता है इन्वेस्टर को या ट्रेडिंग मेंबर को कि उनको सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिला है IGRP पैनल से, तब वो आर्बिट्रेटर के लिए जा सकते हैं कि अगर उनको लगता है कि नहीं हमें नहीं मिला है। और फिर उसके बाद दोनों अलग अलग टीम, एक अलग अलग एंटिटी है, इन्वेस्टर अलग है और ट्रेडिंग मेंबर अलग है, फिर उनको आर्बिट्रेशन पैनल बुलाया जाता है और फिर उनकी जो भी केस है वो सुना जाता है। तो ये पूरा था आर्बिट्रेशन का मैकेनिज़्म जो कि सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है। अब हम समझते हैं कि आर्बिट्रेशन क्या होता है। तो देखो, आर्बिट्रेशन इज़ अ क्वाशी जुडिशियल प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडिंग मेंबर्स like brokers, sub-brokers or within broker themselves. It aims at quicker legal resolution of disputes for all the transactions done on the exchange. The arbitration framework is governed by rules, bylaws, circulars and regulation issued by the exchange and SEBI from time to time. तो देखो, आर्बिट्रेशन एक क्वाशी जुडिशियल प्रोसेस है। मैंने क्वाशी वर्ड का यहाँ मतलब होता है कि सिमिलर बट नॉट रियली, कि मतलब कि जैसे हमने पढ़ा है जुडिशरी है इंडिया की, उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो वही जो क्वाशी जुडिशियल क्या है कि जैसे आपने सेबी में पढ़ा होगा कि सेबी में एक अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं क्वाशी जुडिशरी। तो उसमें क्या होता है, क्वाशी मतलब कि बहुत हद तक है लेकिन पूरा वो नहीं है, कि उस जो क्वाशी जुडिशरी में जो जुडिशरी है सेबी की, वो ये है कि उसके पास जुडिशरी वाले फंक्शंस हैं लेकिन उतने सारे फंक्शंस नहीं हैं जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है गवर्नमेंट इंडिया की। आई होप मैं सब कुछ समझ पाई हूँ, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन एक क्वाशी जुडिशियल प्रोसेस है जिसमें जो सेटल करता है डिस्प्यूट जिसको इसी के बीच में आ रही है, जैसे इन्वेस्टर्स के बीच में आ रही है या ट्रेडिंग मेंबर्स के बीच में आ रही है। ट्रेडिंग मेंबर्स हो गए जैसे कि ब्रोकर्स,
या कोई सब ब्रोकर्स हो गए या ब्रोकर्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स आ रहे हैं। तो अब ये आर्बिट्रेशन क्या होता है, जैसे हमने आर्बिट्रेशन पैनल पढ़ा था, ठीक है, जिसमें पढ़ा था कि ये आर्बिट्रेशन पैनल में बैठते हैं। तो आर्बिट्रेशन क्या होता है, वो ये एम करता है कि जो भी डिस्प्यूट है उसका क्विकर लीगल रेजोल्यूशन हो, मतलब एक क्विक सॉल्यूशन आए, सो दैट ऑल द ट्रांजेक्शन आर डन ऑन डेट फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन दैट आर डन ऑन एक्सचेंज की। अगर कोई भी डिस्प्यूट आ रहा है तो उसको एक बहुत जल्दी मतलब एक अच्छा सा और जल्दी क्विकर लीगल सॉल्यूशन मिले कि जो भी ट्रांजैक्शन कोई भी एक्सचेंज पे की गई है। तो जो आर्बिट्रेशन का फ्रेमवर्क है वो गवर्न है रूल्स के साथ, बाय लॉज के साथ, सर्कुलर्स और रेगुलेशन जो कि एक्सचेंज और सेबी इशूड करता है टाइम टू टाइम। तो अब क्या क्या पॉइंट है जो कि हमें याद रखने चाहिए अगर हम आर्बिट्रेशन फाइल कर रहे हैं या आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं। तो सबसे पहला ये चीज़ कहता है वो ये है, आर्बिट्रेशन इज़ एप्लीकेबल टू बी फाइल विद इन 3 years फ्रॉम द इंसिडेंट, इट इज़ लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो देखो आर्बिट्रेशन ये कहता है कि अगर आपको फाइल करनी है आर्बिट्रेटर को कोई भी एप्लीकेशन, तो वो 3 साल के अंदर फाइल करनी है जब इंसिडेंट्स हुए। मतलब कि अगर आपका इंसिडेंट 21 जनवरी को हुआ है 2012, तो आपको विद इन 21 जनवरी 2015 के अंदर मतलब इन 3 साल के गैप में आपको वो इंसिडेंट फाइल करना है ताकि आर्बिट्रेशन अपना प्रोसेस आगे कर पाए। दूसरा है कि हम इन्वेस्टर्स को चॉइस मिलती है कि हम कोई आर्बिट्रेटर को सेलेक्ट करें। एक कॉमन पूल है जिसमें बहुत सारे आर्बिट्रेटर होते हैं हर एक्सचेंज के, नहीं तो खुद वो सिस्टम जनरेट करता है। तीसरा होता है कोई डिपॉजिट फ़ीस नहीं होती है अगर कोई क्लेम 10 लाख है इन्वेस्टर्स का। चौथा ये है कि अगर 3 पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर चाहिए रहते हैं कि अगर जो क्लेम है वैल्यू का वो ग्रेटर देन 25 लाख है, और एक आर्बिट्रेटर चाहिए रहता है अगर वो लेस देन 25 है। तो ये याद रखना, ये MCQ में आते हैं बहुत सारे जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ यहाँ पे, क्लेम इज़ दिस एंड तो ये याद रखना, ये 1 मार्कर में आते हैं। फिर व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इन आर्बिट्रेशन कंटिन्यूड, दैट इज़ कि द कंप्लेंट इन द अदर सिस्टम शैल बी ट्रीटेड एज क्लोज वंस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग आर इनिशिएटेड सिंस इट्स अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो भी बाकी ऐसे आपने एक आर्बिट्रेटर को चुन लिया, तो जितने भी उसके अलावा जितने आर्बिट्रेटर है उनके सिस्टम में जो ये केस है वो क्लोज हो जाएगा, मतलब कंप्लेंट क्लोज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब अगर उस आर्बिट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि वो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। फिर आपको विद इन 30 days में अपील करना है एपेलेट आर्बिट्रेटर पैनल में। फिर द फाइलिंग ऑफ पेटिशन इन द कंपेटेंट कोर्ट नियरेस्ट टू द इन्वेस्टर रेसिडेंस। तो आपको पेटिशन फाइल करनी है कंपेटेंट कोर्ट में, जो भी आपके जहाँ भी आप रह रहे हैं कोई भी इन्वेस्टर उसके वहाँ पे जो भी पास में है। फिर द फीस फॉर अपील शेल नॉट एक्सीड ₹10 lakhs इन एडिशन टू द स्टैट्यूटरी चार्ज इफ़ क्लेम और काउंटर क्लेम इज़ अप टू 10 lakhs। तो देखो तो जो भी अपील की जो फ़ीस है वो 10,000 से ऊपर की नहीं होगी। इन एडिशन कि अगर कोई भी जो क्लेम है वो आपका 10 lakhs का है। तो अब जैसे देखो हमेशा यही नहीं होता है कि कंपनी रिलेटेड उसके रिलेटेड ही आप कंप्लेन करो, दूसरी कंप्लेंट्स भी होती हैं। जैसे कि जो कंप्लेंट यहाँ पे दी रखी है, जैसे बैंक डिपॉजिट और बैंकिंग। अगर आपको कोई आपने बैंक में कुछ डिपॉजिट किया, उसके रिलेटेड आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, तो आप इस साइट में जाके अपना इशू रेज कर सकते हो। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के रिलेटेड कोई इशू है तो आप कंपनी लॉ बोर्ड में जाओ, कंज्यूमर फोरम में जाओ या सिविल कोर्ट में जाओ। अगर कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो आप इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जाओ, जिसका ये रहा लिंक। कोई कंपनी के रिलेटेड मतलब मिसमैनेजमेंट है या कोई जनरल मीटिंग है या एनुअल रिपोर्ट नहीं दी गई है उस सब रिलेटेड, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको हम MCA बोलते हैं, उस पर जाओ। अगर ऐसा हमें पता है, हम जैसे आपको लगता है जो भी लोग गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, उनको पेंशन मिलती है, राइट। तो अगर उन पेंशन फंड के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस साइट पे जाओ। क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
कमोडिटीज़ के रिलेटेड है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन में जाओ, ये रहा उसका लिंक। चिट्स फंड्स है, मतलब छोटे छोटे कुछ चिट्स, मतलब बहुत स्मॉल स्मॉल जो फंड्स उनके रिलेटेड है, जो सिविल कोर्ट या कंज्यूमर फोरम में जाओ, या और मोनोपोली या एंटी कॉम्पिटिटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है तो आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में जाओ। मोनोपोली मतलब किंग ऑफ मार्केट, तो ये उसका लिंक है। So with this we come to the end of this video and of module 3 and 4. तो हम नेक्स्ट वीडियो से अपना मॉड्यूल 5 and 6 स्टार्ट करेंगे। सो until the next video, keep learning and keep practicing. Bye bye.